और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। आज से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने एसपी पर निशाना भी साधा। उधर सड़क पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से शिष्टाचार की उम्मीद बेमानी। सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ देर पहले मीडिया से मुखातिब हुए क्योंकि यूपी में अब मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं और इस मुद्दे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात भी यहां पर रखी। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से सभी को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन राज्य में अराजकता के लिए जगह नहीं। किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है। हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी और परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये दायित्व संबंधित और जिम्मेदार नागरिकों या जिम्मेदार संगठन और राजनीतिक दलों का एक नैतिक दायित्व कर्तव्य भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेशन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए और बिना पब्लिक व्यवस्था को, लोक व्यवस्थाओं को भंग किए उस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करने की व्यवस्था देने का दायित्व प्रशासन का है। प्रशासन उसके तहत ही अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने अगर परमिशन मांगी होगी तो ज़रूर जो भी उनके लिए सरल और सुरक्षित मार्ग होगा प्रशासन ने वो उनको उपलब्ध कराया होगा। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। और उत्तर प्रदेश के सियासी तस्वीर को समझने के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अमित की तरफ। देखिए सवीना, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव विक्रमादित्य मार्ग पर सड़क पर बैठे हुए हैं और एक डमी सदन यहाँ पर, वो विधानसभा सदन यहाँ पर चलाने जा रहे हैं। जो खबर आ रही है इस वक्त विधानसभा सदन वो यहीं से चलाएंगे। एक डमी विधानसभा सदन सीधे मैसेज देने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर अखिलेश यादव की तरफ से। अखिलेश यादव ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर उनके तमाम विधायकों के साथ पैदल मार्च करने की बात कही थी, विधानसभा तक पैदल मार्च करने की बात कही थी। विक्रमादित्य मार्ग पर उनका पार्टी ऑफिस है, समाजवादी पार्टी का दफ्तर है और वहीं से वो सीधे पैदल मार्च करना चाहते थे विधानसभा की तरफ। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें बयां कर रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए पुलिस ने अखिलेश यादव को रोक लिया है विक्रमादित्य मार्ग पर ही, यानी उनके पार्टी कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर यहाँ हेवी बैरिकेडिंग कर दी गई पुलिस की तरफ से। पीएससी के जवानों को लगा दिया गया और इसके अलावा लोकल पुलिस तो मौजूद थी यहाँ पर और अखिलेश यादव को यहाँ पर रोक दिया गया बीच सड़क पर। और अब बीच सड़क पर अखिलेश यादव विधानसभा सदन, डमी विधानसभा सदन यहाँ पर वो अपने विधायकों के साथ बैठ चुके हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि उनका विधानसभा सदन इसी सड़क से ही चलेगा। दूसरी तरफ 11 बजने में महज 11 मिनट बाकी है, 11 मिनट बाकी है, यानी सीधे अखिलेश यादव को अभी 11 बजे, चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं तो उन्हें विधानसभा में रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव को उनके विधायकों के साथ पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए विधानसभा कूच करने की इजाज़त नहीं दी, पैदल जाने की इजाज़त नहीं दी। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि वो उनको इजाज़त मिल चुकी है राजभवन से होते हुए वो विधानसभा के गेट नंबर 1 से वो अंदर विधानसभा में घुसेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए डमी विधानसभा यहाँ पर बैठ चुकी है विक्रमादित्य मार्ग पर अखिलेश यादव के नेतृत्व में। और स्पीकर के रोल में इस वक्त मनोज पांडे, जो कि वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो हैं। हाथों में उनके माइक है, आप देख पा रहे हैं। और इससे पहले हॉट टॉक भी हुई है, लखनऊ पुलिस और अखिलेश यादव के साथ हॉट टॉक भी हुई है। जब अखिलेश यादव को उनके विधायकों के साथ पैदल मार्च नहीं करने दिया गया, उन्हें विक्रमादित्य मार्ग पर रोका गया, उस दौरान हॉट टॉक भी हुई अखिलेश यादव और उनके विधायकों और प्लस दूसरी तरफ लखनऊ पुलिस के साथ हॉट टॉक भी हुई है। तो यहाँ तस्वीरों में आप सब कुछ देख पा रहे हैं कि किस तरीके से डमी विधानसभा यहाँ पर लगा दी गई है। अखिलेश यादव की तरफ से यहाँ पर शुरू हो गई है विक्रमादित्य मार्ग
मार्ग पर, और दूसरी तरफ बैरिकेडिंग के आप देख सकते हैं हेवी डिप्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की और पीएससी के जवानों को भी डिप्यूट किया गया पूरी तरीके से। आपके पास अमित इस पूरी तस्वीर को देखने के लिए, लेकिन इस बीच केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक ने क्या कुछ इस मामले को लेकर कहा, सुनिए आप भी। समाजवादी पार्टी जो मार्च का नाम दे करके फोटो सेशन कर रही है वह जनता के हितों से जुड़ा हुआ है ही नहीं। अगर जनता के हितों से जुड़े हुए किसी मुद्दे पर चर्चा करना है तो सदन में करनी चाहिए, जो कार्रवाई का हिस्सा बनेगा। ये तो मीडिया के लिए निश्चित तौर से समाचार हो जाएगा, उनका फोटो दिख जाएगा, उनके विधायकों का फोटो दिख जाएगा और जनता को परेशानी हो जाएगी। अगर वो जनता को परेशानी से मुक्त रखना चाहते हैं, जनता की परेशानी को दूर करना चाहते हैं, तो किसी भी मुद्दे पर सदन में आकर के चर्चा करें। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी इस समय बेरोजगारी की स्थिति में है। सत्ता से उनको जनता ने बेदखल कर दिया है और अभी कोई दूर दूर तक उनके कहीं आसपास सत्ता के निकट आने की संभावना नहीं है। ये बौखलाहट के प्रदर्शन है। अगर उनको सार्थक या विपक्ष की भूमिका अदा करनी है तो सदन में आकर के विषय को रखें, चर्चा करें, बहस करें, उस पर सरकार जो जवाब देने का काम करेगी। लेकिन जो सड़क पे इस प्रकार के कार्यक्रम करके जनता को परेशानी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। शक्ति उनके पास है ही नहीं। शक्ति उनके पास होती तो चुनाव जीत जाते। लगातार चुनाव हार रहे हैं, शक्तिहीन है। अच्छी तरह है कि किस ढंग से उनका क्रियाकलाप पूर्व में रहा है, वो अपने पूर्व के क्रियाकलापों को भूल नहीं पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी की सरकार शुचिता के साथ प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए काम कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन रखेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जो कानूनी कार्रवाई है वो हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। और इस वक्त हम मौजूद हैं मोहाली की उसी निजी यूनिवर्सिटी के बाहर जहां पर कल देर रात हंगामा हुआ। दरअसल कल ये देर रात हंगामा दोपहर से शुरू हुआ और शाम तक होते होते इस तरीके से तब्दील हो गया। जो छात्रों का गुस्सा था इस कदर बढ़ गया कि देर रात तक छात्र उठने का नाम नहीं ले रहे थे, उनका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन दरअसल ये जो पूरा मामला है वो शनिवार की देर रात से शुरू हुआ, जबकि खबर सामने आई कि एक आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया है इसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा द्वारा, जिसे एक युवक को दिया गया है। उसके बाद गुस्सा छात्रों का भड़का और इतना ज्यादा भड़का कि यहाँ पर पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस बल यहाँ पर पहुंचा और लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद मामला थोड़ा सा शांत होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद अगले दिन सुबह लगभग सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही जैसे दिन चढ़ रहा था, जैसे जैसे दोपहर हो रही थी, शाम हो रही थी, गुस्सा और ज्यादा बढ़ता गया और हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पर पहुंचकर मांग करने लगे, वी वांट जस्टिस के नारे लगाने लगे। हालांकि पुलिस से जब बातचीत की गई तो पुलिस की ओर से साफ तौर पर ये तमाम तरह के दावे जो किए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, आपत्तिजनक वीडियो कई सारे वायरल होने को उन्हें सिरे से खारिज कर दिया गया है। महिला आयोग भी सामने आया, महिला आयोग ने भी इस बात को खारिज कर दिया। लेकिन इस बीच की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि मोहाली में आपत्तिजनक वीडियो मामले में लड़कियां इस वक्त डरी हुई हैं। वजह यह है कि उनका ये दावा किया है, उनकी ओर से दावा ये किया जा रहा है कि विदेश से तमाम कॉल्स आ रही हैं, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और डराया धमकाया इस बात को लेकर जा रहा है कि वायरल वीडियो मामले में आप चुप्पी साध लें, खामोश रहें, नहीं तो धमकियां इस बात की दी जा रही हैं कि ये वीडियो वायरल किया जाएगा। इस बात को लेकर लड़कियां इस कदर डरी सहमी हैं कि अब वो पुलिस तक से बात करने से बच रही हैं। तो देखिए, आपको एक के बाद एक हर एक वो अपडेट बता रहे हैं और किस तरीके से लगातार सवालों की बौछार कल की जा रही थी इसी निजी यूनिवर्सिटी के कैंपस में डायरेक्टर के सामने और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे और मैनेजमेंट की ओर से पूरी भरसक प्रयास किए जा रहे थे कि इस मामले को सुलझाया जाए, छात्रों को कन्विंस कर लिया जाए, जो आरोप लग रहे हैं उन पर सफाई दी जाए। हालांकि पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद था और इस वक्त भी किसी तरीके से माहौल खराब ना हो, इस वजह से यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। लेकिन गुस्सा उबाल मार रहा था और ऐसे में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी यहाँ पर बनी रहनी बहुत जरूरी थी। एक बार रुक कर लेंगे हमारे सहयोगी दीपक का भी। दीपक, जिस तरीके से जानकारी सामने अब आ रही है कि अब छात्राओं को विदेशों से भी कॉल्स आ रही हैं, ऐसे में आपने जिस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन दी कि 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, आरोपी लड़की की और आरोपी लड़की की ओर से आपत्तिजनक वीडियो जिस लड़के को हैंडओवर किया गया, तीसरा कौन है? और अब इन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी जब हुई है तो किस तरह का एक्शन आगे देखने को मिलेगा? क्या उनकी कोर्ट में पेशी की जाएगी?
बिल्कुल, देखिए अंकिता, कुछ देर बाद ही उनकी पेशी होनी है, जिसमें से 2 आरोपी सनी और उसका दोस्त रंकज है, जो दोनों ही हिमाचल के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार हुए हैं। जो आरोपी लड़की जिसने ये वीडियो वायरल करके उन्हें दिया था, उन तक पहुंचाया था, तो इन तीनों को आपस में बिठाकर पूछताछ की जाएगी। अभी कुछ देर बाद ही यहाँ पर आरोपियों को पेश किया जाएगा, जिसके बाद पुलिस ये कोशिश करेगी कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड में लिया जाए, क्योंकि एक बड़ा क्राइम है और इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ पूरी तरह से होगी। शुरुआत से होगी, कैसे वो संपर्क में आए और युवती से कैसे उन्होंने वीडियो लिए, क्या कोई ऐसा नेटवर्क, उनका कोई ऐसा गैंग है जो इस तरह के वीडियोस को वायरल करता है या पैसा कमाता है। तो ये सारा सीक्वेंस जो है पुलिस को पूछना होगा, इसके लिए उन्हें रिमांड की ज़रूरत है। और जिस तरह से आपने सवाल किया कि कुछ धमकियां जो हैं अलग अलग विदेशी नंबरों से जो छात्राएं हैं उनको मिल रही है, तो इस मामले में मोहाली पुलिस का कहना है कि इस मामले में जो है छात्राओं के बयान लिए जाएंगे और ये देखा जाएगा कि किन किन नंबरों से उन्हें फ़ोन पर धमकियाँ मिल रही हैं और किस तरह की चीज़ें उन पर दबाव बनाया जा रहा है या क्या डराया धमकाया जा रहा है। ये सारी जानकारी जो है पुलिस अपनी जाँच इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पर डालेगी और उसके बाद इस पर भी जाँच करेगी कि क्या किसी की कोई शरारत तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर कई जगह देखिए अहम जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 वार्डन को सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि वार्डन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही उनके चलते कैसे हुई, ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। मोहाली के इस निजी विश्वविद्यालय में जो भी कुछ वायरल मामले को लेकर हुआ, उसको लेकर वार्डन भी सवालों के घेरे में थी, जिसके बाद दोनों वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया। इसी के साथ में यूनिवर्सिटी ने 5 सदस्यीय एक टीम भी गठित की है, जो आगे भी इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी, क्योंकि छात्राओं की ओर से कई गंभीर आरोप वार्डन पर भी लगाए जा रहे थे और वार्डन की जिम्मेदारी हॉस्टल की होती है कि वो ये बात सुनिश्चित करें कि कौन यूनिवर्सिटी हॉस्टल के अंदर आ रहा है, कौन जा रहा है और कैसे ये पूरा मामला सामने आया। तो वार्डन पर कार्रवाई करते हुए 2 वार्डन हैं जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया और इसी के साथ में विश्वविद्यालय ने एहतियाती तौर पर एक 5 सदस्यीय टीम भी गठित की है, जो आगे भी इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करेगी। छात्राओं की ओर से लगातार वार्डन को लेकर, हीला हवाली को लेकर आरोप लगाए जा रहे थे और इसके बाद विश्वविद्यालय ने अपनी ओर से ये कार्रवाई करते हुए जो 2 वार्डन थी, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो हॉस्टल में किस तरीके से जो है कामकाज देखें, उन पर अब ये गाज गिरी है। अंकिता हमारे साथ हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। अंकिता, देखिए वार्डन पर कार्रवाई की गई क्योंकि वार्डन भी सवालों के घेरे में थे, लगातार छात्राएं उनको लेकर भी सवाल खड़े कर रही थी। बिल्कुल सपना, और जिस तरीके से आप बोल रही हैं कि वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया है, आपको सपना बता दें कि कल जब यहाँ पर डायरेक्टर से सवालों की बौछार उन पर की जा रही थी, लगातार एक के बाद एक सवाल छात्रों की ओर से, छात्राओं की ओर से दागे जा रहे थे, तो ये अहम मसला था कि वार्डन की ओर से आखिर लापरवाही क्यों की जा रही थी, वार्डन को सामने लाया जाए। और इसी पर संज्ञान लेते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से अब जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि 2 वार्डन को लापरवाही करने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक हैपनिंग्स हो रही है, इसके मद्देनजर यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से 1 हफ्ते की छुट्टी कर दी गई है और बच्चों को घर जाने के लिए कह दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि 19 से 24 तक लगातार छुट्टी रहेगी और ऐसे में क्योंकि कल संडे था तो कल भी यहाँ पर अवकाश देखा गया था। हालांकि कल जिस तरीके से प्रदर्शन हमने देखा, उबाल मार रहा था लोगों का गुस्सा, सवालों की बौछार एक के बाद एक लगातार जारी थी और 4 घंटे लगातार डायरेक्टर से सवाल जवाब किए गए। लेकिन ये प्रदर्शन फिलहाल इस वक्त यूनिवर्सिटी में थमता हुआ दिखाई दे रहा है, या इस वक्त पूरी तरीके से शांति है। पुलिस की कई टीमें यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई हैं और ऐसे में पुलिस गहनता से जांच में जुटी हुई है। लेकिन कल जिस तरह का यहाँ पर मंजर देखने को मिला था, जिस तरह का गुस्सा देखने को मिला था, मानो ऐसा लग रहा हो कि दिन चढ़ने के साथ साथ, सूरज चढ़ने के साथ साथ गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी दीपक बिश्व जुड़े हुए हैं। दीपक, जिस तरीके से यहाँ पर 6 दिनों की छुट्टी कर दी है, लगभग 1 दिनों का अगर संडे को मिला लिया जाए तो 1 हफ्ते का अवकाश कर दिया गया है और साथ साथ इस बात का भी पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि कल ये इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट हो रही थी, कल इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी और छात्रों की ओर से भी अपील की गई थी कि कुछ शरारती तत्व भी ऐसे हो सकते हैं जो यूनिवर्सिटी में घुस गए हो और उन्हें उन पर ध्यान ना दिया जाए। और न्यूज़ 18 की ओर से भी लगातार यही अपील की जा रही थी कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। क्या इसके मद्देनजर भी 1 हफ्ते की छुट्टियां की गई होंगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जो छात्रों के बीच में कल पूरा रविवार का दिन सुबह से रात तक जो है छात्रों को समझाने में एडमिनिस्ट्रेशन को लगना पड़ा, पुलिस प्रशासन समझाता रहा, तो कहीं ना कहीं बाहरी तत्व जो थे इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहते थे और इसी वजह से स्कूल जो कॉलेज कैंपस यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने इस छुट्टी को इसीलिए रखा है ताकि जो छात्र हैं वो अपने अपने घर या दूसरी जगह पर चले जाएँ, ताकि उतने दिन तक उनका पैनिक ना रहे। और इस बीच में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रही, क्योंकि पुलिस को कई बार हॉस्टल के अंदर वहाँ पर जाँच करनी है जहाँ पर इस तरह का
इंसिडेंट वाक़या सामने आया था। तो इसको लेकर कोई पैनिक ना हो, इसको लेकर जो है स्टूडेंट्स को छुट्टियाँ दी गई हैं ताकि वो इस 5 से 6 दिन की छुट्टियों में अपने माइंड को सेटअप करें और उसके बाद फिर एजुकेशन के लिए वापस आएँ। लेकिन इस बीच में जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें जो इस पूरे किरदार में सामने आएंगे उन किरदारों से यहाँ पर पूछताछ होगी। जो पीड़ित छात्राएँ थी जिन्होंने आरोप लगाए थे उन सबसे बयान लेने हैं पुलिस को। उसके अलावा जो वार्डन या फिर दूसरे जो लोग थे उस वक्त मौके पर उनके बयान लेने। तो ये एक सीक्वेंस चलेगा पूरी इन्वेस्टिगेशन का। तो इसके लिए भी ये कहा जा रहा था कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो है इस पूरे मामले पर। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि तीनों आरोपियों को खराड़ कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद में पुलिस निश्चित तौर पर उनको रिमांड पर लेगी। कोर्ट से ये मांग करेगी कि रिमांड दी जाए ताकि पूछताछ की जा सके कि कैसे यहाँ से ये छात्रा जो है वीडियो आगे फॉरवर्ड किया करती थी और कहां तक फॉरवर्ड किए गए। बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब रिमांड के बाद ही मिल पाएंगे। थोड़ी ही देर में आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में खराड़ कोर्ट में जो है पेश किया जाएगा 3 आरोपी। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की ओर से, पंजाब पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए, 2 हिमाचल से गिरफ्तार किए गए, गिरफ्तारी यहां से भी हुई। तो अब तीनों को जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद में पुलिस, जैसा आमतौर पर होता है, जैसे ही आरोपियों को पेश करता है उसके बाद में पुलिस रिमांड की मांग करती है। तो पुलिस रिमांड की मांग करेगी जिसके बाद में अब आगे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। एहतियाती तौर पर यूं तो यूनिवर्सिटी को किस तरीके से 1 हफ्ते का अवकाश घोषित कर दिया गया है, बच्चे अपने अपने घर जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बच्चों के जहन में, उनके अभिभावकों के जहन में बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर कैसे ये इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ये वीडियो सर्कुलेट हुआ या कैसे आगे पहुंचाया गया, कैसे ये पूरा रिक्शा चल रहा है। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तभी मिल पाएंगे जब इन तीनों आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल सपना, और जिस तरीके से आप सवालों की बात कर रही थी, दरअसल आपको एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जी सपना, देखिए जिन सवालों की आप बात कर रही थी उन सवालों में अगर हम छात्रों के भविष्य की कल बात कर रहे थे, बार बार अपील इसी बात की न्यूज़ 18 इंडिया एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते कर रहा था कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। अब देखिए जिन बच्चों के घर आसपास हैं या फिर इंडिया के अंदर ही हैं वो बच्चे तो अपने घर जा पाएंगे, लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल यानी कि विदेशों से आए बच्चे भी पढ़ते हैं। अब सवाल उनके सामने ये है कि इन 6 दिनों की छुट्टियों में आखिर वो जाएं तो कहाँ जाएं, क्या वो हॉस्टल के अंदर रहें, ये बड़ा सवाल उठ रहा है और लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। यहाँ पर एसपीओ देर रात डीआईजी और साथ साथ आपको बता दें एसडीएम भी पहुंचे थे, क्योंकि बच्चों की ओर से लगातार मांग की जा रही थी कि यहाँ पर डीएम पहुंचे, लेकिन डीएम तो नहीं पहुंचे लेकिन एसडीएम जरूर पहुंचे थे। इस बीच डीआईजी हुल्लर की ओर से क्या कुछ कहा गया है ये भी आपको सुनवाते हैं कि छात्रों के दौरान बातचीत में जब एक के बाद एक ताबड़तोड़ सवाल छात्रों की और छात्राओं की ओर से दागे गए तो उन्होंने क्या कुछ उनसे कहा। ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰ लॉ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। गिरफ्तार कल कर लिया गया था और उसके बाद पूरे मामले की तफ्तीश भी आगे जारी है। पंजाब की निजी यूनिवर्सिटी में वीडियो वायरल का ये पूरा मामला जैसे ही सामने आया, बेहद संगीन, गंभीर और संवेदनशील मामला, जिस पर एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम बार बार कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान किसी भी कीमत पर ना दिया जाए, क्योंकि कानूनी तौर पर यह पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी इस पूरे मामले को लेकर दे दिए गए हैं। कमेटी का गठन भी यहां पर हो चुका है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन कर दिया है। साइबर सेल ने भी इस मामले की तफ्तीश तेजी से शुरू कर दी है। और पंजाब की निजी यूनिवर्सिटी में आपत्तिजनक वीडियो के मामले को लेकर छात्र गुस्से में नजर आ रहे हैं। गुस्साए छात्रों ने बड़ी संख्या में जुटकर विरोध जताया। हालांकि पुलिस के समझाने पर छात्रों ने अपना प्रदर्शन खत्म जरूर कर दिया, लेकिन गुस्सा, नाराजगी अभी भी बरकरार है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। जांच तेजी से जारी है और इस बीच पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है ताकि और गहनता, गंभीरता के साथ जांच की जा सके। यूनिवर्सिटी ने 19 से 24 सितंबर तक छुट्टी का भी ऐलान कर दिया है।
और नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली पुलिस के ईओडब्ल्यू ऑफिस के बाहर, क्योंकि जैकलीन फर्नांडिस यहां पर आने वाली है। कुछ ही देर में वो यहां पर पहुंचेंगी, क्योंकि ईओडब्ल्यू जो 200 करोड़ की महाठगी का जो पूरा मामला था, उससे जुड़े कई सारे सवाल जवाब आज उनसे यहां पर किए जाने हैं। और साथ साथ 14 सितंबर को भी उससे पहले उनको बुलाया गया था, लेकिन आज एक बार फिर से वो यहाँ पर पेश होंगी। लेकिन साथ साथ खास बात यह है कि जो उनकी ड्रेस डिजाइनर थी लिपाक्षी, उनको भी दिल्ली पुलिस की ओर से यहाँ पर आज बुलाया गया है। तो ऐसा हो सकता है कि लिपाक्षी और जैकलीन फर्नांडिस को एक साथ बिठाकर आमने सामने कई तरीके के सवाल जवाब यहाँ पर किए जा सके। सुकेश चंद्रशेखर को लेकर कई सारे सवाल जवाब किए जा सकते हैं, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर ऐसे कई गिफ्ट्स लिपाक्षी के थ्रू जैकलीन तक पहुंचाता था। तो आखिर वो गिफ्ट्स कहां से आते थे और लिपाक्षी उसको लेकर क्या कुछ जवाब देती है, उस पर लगातार निगाहें यहाँ पर टिकी होंगी। लेकिन कुछ ही देर में जैकलीन फर्नांडिस यहाँ पर पहुंचेंगी। हालांकि 11 बजे का वक्त उनको दिया गया था, लेकिन अभी तक फिलहाल वो यहाँ पर नहीं आई है। तो देखना होगा कि आखिर कब वो यहाँ पर पहुंचेंगी। और जो तमाम सवाल है, एक एक कड़ी को सुलझाने की कोशिश यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू की विंग है वो पूरी तरीके से कर रही है, क्योंकि पूरा मामला सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है, जो कि एक माठग है। 200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस उस पर था और कई तरीके के गिफ्ट उसकी ओर से जैकलीन फर्नांडिस तक पहुंचाए गए थे। न केवल जैकलीन फर्नांडिस बल्कि जो कोरियोग्राफर है नोरा फतेही, उन तक भी इसकी आंच आई है। उनसे भी पूछताछ की गई थी और पिंकी जो कि सहयोगी भी है सुकेश चंद्रशेखर की, उन दोनों को आमने सामने बिठाकर उस वक्त पूछताछ की गई थी। लेकिन आज यहाँ पर ईओडब्ल्यू ऑफिस के बाहर आपको बता दें, लिपाक्षी और साथ साथ जैकलीन फर्नांडिस को मिलाकर आमने सामने बिठाकर कई तरीके के सवाल जवाब हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई सवाल हैं जो अब तक अनसुलझे हैं। और उन्हीं पहलुओं को सुलझाने के लिए, उन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए आज यहाँ पर एक बार फिर से जैकलीन फर्नांडिस को समन जारी किया गया है। और इससे पहले 14 सितंबर को यहाँ पर जरूर पहुंची थी, लेकिन कुछ असंतुष्टि उनके जवाबों में रह गई थी, जिसके बाद अब उनको यहाँ पर एक बार फिर से बुलाया गया है। और इस वक्त रवि हमारे साथ लाइव है इसी वक्त ईओडब्ल्यू ऑफिस के बाहर से। रवि, कितनी देर में आखिर जैकलीन आने वाली है और मुश्किलें उनकी यहाँ पर कितनी बढ़ने वाली हैं? मुश्किलें तो ज़रूर निश्चित तौर पर इस पर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि 14 सितंबर को 5 दिन पहले ही जैकलीन फर्नांडिस और इसके अलावा पिंकी ईरानी दोनों के साथ पूछताछ हुई थी ईओडब्ल्यू ऑफिस। और ईओडब्ल्यू ऑफिस का वो लगभग 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका असमय निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री अरविंद गिरी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। उनका राजनीतिक एवं संसदीय क्षेत्र में एक दीर्घ अनुभव था। वर्तमान विधानसभा में वे 5वीं बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 1996 में, तत्पश्चात वर्ष 2002 और 2007 में निर्वाचन क्षेत्र हैदराबाद लखीमपुर खीरी से तथा वर्ष 2017 व 22 में निर्वाचन क्षेत्र गोकरणनाथ लखीमपुर खीरी से विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे वर्तमान विधानसभा में अधिष्ठाता मंडल के सदस्य भी थे। विधानसभा के सदस्य के रूप में वे इसके पूर्व विधानसभा की महत्वपूर्ण समितियों के भी सदस्य थे। श्री अरविंद गिरी अपने क्षेत्र के एक लोकप्रिय नेता थे। समाज के गरीब, वंचित, पिछड़े वर्गों के उत्थान और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। सामाजिक कार्यों तथा शैक्षिक संस्थाओं के निर्माण में उनकी विशेष रुचि थी। वे विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के संचालक भी रहे। वे विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार लखीमपुर, शाहजहांपुर और लखनऊ में बंदी रहे। श्री अरविंद गिरी गोकरणनाथ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भी थे। एक किशोर राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में वे अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहे। श्री अरविंद गिरी के निधन से समाज एवं पार्टी की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।
ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना पहुंचाने की अपील आपसे करता हूं। धन्यवाद। नेता समाजवादी पार्टी है नहीं, नेता अपना दल श्री राम निवास वर्मा जी, आप भी बोल सकते हैं आशीष जी। बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन जंग को लेकर। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें कि यूक्रेन की सेना में महिलाओं की संख्या बढ़ चुकी है। यूक्रेन में अब 50,000 महिला सैनिक हैं। युद्ध के बाद 50% ज्यादा देखिए किस तरह से भर्ती की गई है। महिला सेना रूस के लिए सिरदर्द यहां पर बनी हुई है। ऐसे में अब महिला सैनिकों की तादाद बढ़ा दी गई है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जहां 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन युद्ध विराम की गुंजाइश दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। ऐसे में सेना में महिलाओं की भर्ती जो है और ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि युद्ध के बाद 50% ज्यादा भर्ती का जो आंकड़ा है वो यहां पर सामने आया है, जिसके चलते रूसी सेना के लिए भी ये एक बड़ा सिरदर्द बन चुकी है, क्योंकि यूक्रेन जानता है कि उसे किसी भी तरह से रूस की क्षमता से आगे बढ़ना है और ये ताकत उसके लिए यहां पर काफी कारगर साबित हो रही है। यूक्रेन में रूस कई मोर्चों पर पिछड़ रहा है और अब एक नया चैलेंज यूक्रेन में उनकी ताकत को खत्म करने के लिए खड़ा भी हो गया। इसे ज़ेलेंस्की के सिम्बा पावर के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें महिलाओं की 50,000 फौज रूस को टक्कर देने के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की को क्या चाहिए? ज़ेलेंस्की को धमाकों की जरूरत है। ज़ेलेंस्की को और क्या चाहिए? ज़ेलेंस्की को बड़े बड़े हथियारों की जरूरत है जो रूस का खून बहा पाए। ज़ेलेंस्की को ऐसे हथियार लगातार मिल रहे हैं। अमेरिका भी दे रहा है, जर्मनी भी दे रहा है, ब्रिटेन से सप्लाई भी लगातार जारी है। ऐसे में ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? ज़ेलेंस्की को चाहिए फौज, ऐसे लड़ाके जो रूस से लड़ सके। यूक्रेन की जमीन पर हथियार ज्यादा और लड़ने वाले कम हो रहे हैं। यही वजह है कि अब यूक्रेन की महिलाएं मोर्चा संभाल रही हैं। अल जजीरा की ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि यूक्रेन की महिलाएं फौज में शामिल हो रही हैं। एक और रिपोर्ट देखिए जिसमें ज़ेलेंस्की ऐसी महिलाओं की हौसला अफजाई कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना में 15% महिलाएं हैं और 2014 के बाद बताया जाता है कि यह आंकड़ा 20% पहुंच गया है। युद्ध शुरू होने से पहले यूक्रेन की सेना में 32,000 महिला सैनिक थी और अभी उनकी तादाद 50,000 से ऊपर पहुंच गई है। फरवरी में जब युद्ध शुरू हुआ तो विदेश से भी कई लड़ाके यूक्रेन आना शुरू हो गए और इनमें महिला सैनिकों की तादाद भी अच्छी खासी रही है। इनमें अमेरिका से कई महिला सैनिक आई हैं। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, पुर्तगाल, हंगरी, इजराइल और जॉर्जिया से भी कई महिलाएं आई हैं जो रूस की फोर्स से टक्कर ले रही हैं। यूक्रेन महाजंग में कई मोर्चों पर महिला शक्ति रूस के खिलाफ डटकर खड़ी हुई है। यूक्रेन के पास इस वक्त सैनिकों की कमी है, ये बात सब समझते हैं, लेकिन यूक्रेन की ताकत इसकी महिलाएं भी हैं और पुतिन की फौज को यह समझना चाहिए कि इस वक्त उनकी ताकतवर फोर्स का मुकाबला यूक्रेन की महिलाओं से भी हो रहा है। कीव में रूस की एक महिला ओल्गा सिमोनोवा को श्रद्धांजलि दी जा रही है।
ओल्गा यूक्रेन में रहकर रूस के खिलाफ लड़ी और अपनी जान दे दी। 34 वर्ष की सिमोनोवा की जान यूक्रेन की तरफ से लड़ते हुए गई है। यूक्रेन के झंडे से लिपटा सिमोनोवा का ताबूत बताता है कि यूक्रेन पर उनका कितना बड़ा कर्ज है। ओल्गा सिमोनोवा को सिम्बा नाम दिया गया था। 20 फरवरी की तस्वीरें देखिए, जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था, लेकिन ओल्गा सिमोनोवा यूक्रेन की हिफाजत के लिए तैयार थी। ये लुहांस्क का इलाका है और सिमोनोवा अपने हथियार दिखा रही हैं। ऐसी ही बहुत सी तस्वीरों ने पुतिन को काफी परेशान किया है। При нынешнем руководстве нашей армии, при принятии правильных решений сверху, у нас все получится. Россия, как и ее предшественник Советский Союз, они всегда воевали числом. И здесь, во-первых, мы на своей территории, мы воюем от обороны, и при поддержке союзников, опять же, то есть это тоже немаловажно. При достаточном количестве боеприпасов. И самое главное, это вовремя принять. अब मिलिए ब्राजील की पूर्व मॉडल तालिता दुवाली से। वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। तालिता वो एलीट स्नाइपर थी, यानी ऐसी शार्प शूटर जो पुतिन की फौज को छुप छुप कर निशाना बना रही थी। उनका सबसे बड़ा हथियार उनकी स्नाइपर राइफल थी, जिसकी सैकड़ों मीटर की रेंज और तालिता का निशाना दोनों को सबसे खतरनाक वॉर मशीन बना देती थी। लेकिन रूस के एक मिसाइल अटैक में उनकी जान चली गई। 39 साल की तालिता खार्किव में थी और जब रूस का मिसाइल अटैक हुआ तब वो एक बंकर में अकेली थी। इसी हमले में उनकी जान चली गई। ब्राजील के इस मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। दक्षिण अमेरिका से लेकर यूरोप तक अखबारों में तालिता का जिक्र हुआ। तालिता की बहादुरी के किस्से छपे। यूक्रेन में तालिता ने किस तरह रूस के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया, इस पर रिपोर्टिंग हुई। ब्राजील की मीडिया में तालिता एक नायिका की तरह उभर कर आई है, लेकिन ये सब कुछ उनकी मौत के ऐलान के बाद हुआ है। do Vale de 39 anos também morreu no mesmo ataque em Kharkiv. यूक्रेन का ये वीडियो देखिए, जो काफी चर्चा में रह चुका है। जब उत्तरी यूक्रेन में रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के एक काफिले पर एक छापामार हमला हुआ था। रूस के कई टैंक इस हमले में तबाह कर दिए गए थे और उनके बीच में से निकली एक महिला का ये वीडियो काफी मशहूर हुआ। बिना हेलमेट, राइफल लिए हुए ये महिला आगे बढ़ती है और विक्ट्री का इशारा करके बता देती है कि ऑपरेशन कामयाब रहा। तालिता भी इसी जज्बे के साथ लड़ी। पूरी बहादुरी के साथ वो बैटल जोन में एक्टिव रहे। यूक्रेन में हजारों लोग ऐसे हैं जो यूक्रेन के नहीं हैं, लेकिन यूक्रेन को रूस से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और आपको जानकर हैरत होगी कि इसमें एक बड़ा हिस्सा महिलाओं का है, जो न सिर्फ मेडिकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट में शामिल है, बल्कि तालिता की तरफ बंदूक लेकर आमने सामने की जंग भी लड़ रही है। अटलांटिक काउंसिल के इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि यूक्रेन के युद्ध में महिला फौजियों का रोल कितना अहम रहा है। और इस बात को ज़ेलेंस्की भी समझते हैं। ज़ेलेंस्की और अपने देश पर कुर्बान होने का जज्बा रखने वाली एक महिला सैनिक ही नहीं, बल्कि महिला कमांडर से मिलिए, जो इस वक्त डॉनबास में तैनात है और जिसने पुतिन की फौज को रोकने के लिए आखिरी दम तक लड़ने का फैसला किया है। ज़ेलेंस्की तक भी इस महिला कमांडर की रिपोर्ट पहुंची है। ये है यूक्रेन की एक प्लाटून कमांडर मारिया। मारिया पेशे से वकील हैं, लेकिन 2018 से डॉनबास में लड़ रही हैं। 2018 में ही यूक्रेन की सेना में महिलाओं को पुरुषों के बराबर वाला दर्जा मिल गया था और तब से वो कॉम्बैट रोल में भी शामिल रही हैं। डॉनबास के कई मोर्चों पर चल रहे युद्ध में प्लाटून कमांडर मारिया शामिल रही हैं। Тобто, якщо жінка виконує свої обов'язки і вона це спроможна робити, немає значення, жінка це чи чоловік. Ну, ще є такі моменти, що є і такі командири, які все ж таки притримуються більш старих тих понять, що все-таки це не жіноча справа, і тому не дуже сильно цьому сприяють. А так, взагалі, вже є всі можливості. Якщо в тебе є бажання, ти завжди можеш досягнути свої цілі і मारिया की एक 5 साल की बेटी भी है। 2014 में जब डॉनबास में लड़ाई शुरू हुई थी, तभी से मारिया अपने देश को रूस समर्थित मिलिशिया से बचाना चाहती थी और इस वक्त तो वो एक बड़ी जंग का हिस्सा बन गई है और एक प्लाटून को कमांड कर रही है। अलग अलग देशों में प्लाटून का साइज 10 से लेकर 50 सैनिकों तक का हो सकता है। यूक्रेन के पास इस वक्त सैनिकों की कमी है, ये बात सब समझते हैं, लेकिन यूक्रेन की ताकत इसकी महिलाएं भी हैं और पुतिन की फौज को यह समझना चाहिए कि इस वक्त उनकी ताकतवर फोर्स का मुकाबला यूक्रेन की महिलाओं से भी हो रहा है।